नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी की इस प्रैक्टिस सीरीज़ में। आज हम आरोह भाग 2 की जो कि कक्षा 12 की आधार पाठ्यक्रम में शामिल है उसके पाठों से प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें शामिल है महादेवी वर्मा का भक्तिन, जैनेन्द्र कुमार का बाजार दर्शन, धर्मवीर भारती का काले मेघा पानी दे, फणीश्वर नाथ रेणु का पहलवान की ढोलक, हजारी प्रसाद द्विवेदी का सीरीज़ के फूल और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श। इन पाठों से हम प्रश्नों को देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम महादेवी वर्मा के भक्तिन पाठ से। पहला प्रश्न है कि भक्तिन का गौना कितने वर्ष की उम्र में हो गया था? सही उत्तर है इसका 9 वर्ष की उम्र में। 5 वर्ष की उम्र में शादी हुई थी और 9 वर्ष की उम्र में गौना हुआ था। भक्तिन की कितनी लड़कियां थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा भक्तिन की 3 लड़कियां थी। अगला प्रश्न है कि जब भक्तिन के पति का निधन हुआ तब भक्तिन की उम्र कितनी थी? तो उसकी उम्र थी 29 वर्ष। अगला प्रश्न, साथ में मैं आंसर भी पढ़ रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी आपका रिवीजन हो सके। परीक्षा के कल ही है आप लोगों की, तो अंत समय में सारे ऑप्शन पढ़कर आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं सिर्फ आंसर पढ़ रही हूँ। अगला प्रश्न है कि भक्तिन का दामाद क्या लड़ाने का आदी था? सही उत्तर हो जाएगा इसका तीतर। वह तीतर लड़ाता था। तीतर एक पक्षी होता है। भक्तिन का असली नाम क्या था? उसका असली नाम था लक्ष्मी। अगला प्रश्न, सेवा धर्म में भक्तिन अपना मुकाबला किस भगवान से करती थी? सही उत्तर है हनुमान से। अगला प्रश्न, भक्तिन पाठ किसके द्वारा रचित है? तो यह महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है कि भक्तिन का कद कैसा था? सही उत्तर हो जाएगा छोटा। अगला प्रश्न, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? तो यह झूसी की रहने वाली थी। अगला प्रश्न, भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था? पीछे मैंने बताया 5 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न है कि भक्तिन की बेटियां किसकी घुघरी चबाती थीं? और सही उत्तर हो जाएगा चने बाजरे की। अगला प्रश्न है कि भक्तिन की कहानी कैसी है? तो उसकी कहानी दुखद ही है। अगला प्रश्न है कि भक्तिन के पति का जब देहांत हुआ तो भक्तिन की आयु कितने वर्ष थी? सही उत्तर हो जाएगा 29 वर्ष। यह प्रश्न पीछे भी आया लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा अलग था। बार बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा। अगला प्रश्न है कि दुर्लभ्य क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है जिसे पार करना कठिन हो। अगला प्रश्न है कि भक्तिन लेखिका को कौन सा चाय देती थी? तो वह तुलसी की चाय देती थी। अगला प्रश्न है कि लेखिका के हिरनी का क्या नाम था? सही उत्तर हो जाएगा सोना। लेखिका के हिरनी का नाम सोना था। बिल्ली का नाम गोधूली था। और अगला प्रश्न है कि भक्तिन कारावास से किस प्रकार डरती थी? तो वह यमलोक की तरह डरती थी। अगला प्रश्न है कि भक्तिन की कितनी बेटियां थीं? भक्तिन की 3 बेटियां थीं। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा का जन्म किस सन में हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को स्त्रियों का क्या करना अच्छा नहीं लगता था? सही उत्तर है सिर घुटाना। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा का निधन किस वर्ष में हुआ था? सही उत्तर है 1987 में। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा अपने परिवार में किसके लिए प्रख्यात थी? तो वह थी पशु पक्षियों के पालन के लिए। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को यामा पर कौन सा पुरस्कार मिला था? इनकी यामा रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानपीठ। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने महादेवी वर्मा को किस अलंकरण से सम्मानित किया था? सही उत्तर है पद्म भूषण। अगला प्रश्न, भक्तिन क्या नहीं बन सकती थी? सही उत्तर है सत्यवादी हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है कि पति का दादा कौन सा ससुर कहलाता है? सही उत्तर है अजिया ससुर। अगला प्रश्न, भक्तिन की जेठानियां बैठकर कैसी चर्चा करती थीं? सही उत्तर है लोक चर्चा। अगला प्रश्न, भक्तिन के पति का देहांत किस आयु में हुआ था? सही उत्तर है 36 वर्ष। अगला प्रश्न, बड़े जिठौत का साला क्या करता था? तो वह तीतरबाज था। गांव में पहले मनोरंजन के लिए तीतरों की लड़ाई करवाई जाती थी। 2 पक्षी होते हैं। अगला प्रश्न है कि भक्तिन की वेशभूषा में किसका मिश्रण था? सही उत्तर है गृहस्थ वैराग्य का मिश्रण था। अगला प्रश्न, भक्तिन किससे डरती थी? तो वह कारागार से डरती थी। अगला प्रश्न है कि भक्तिन के प्रभाव से लेखिका आज क्या हैं? तो लेखिका आज हैं देहातिन। अगला प्रश्न कि भक्तिन बिना पढ़े ही पढ़े लिखों वालों की क्या बन गई थी? पढ़ने वालों की क्या बन गई थी? सही उत्तर है गुरु।
अगला प्रश्न है कि भक्तिन जब शहर से आई तो उसकी घुटी हुई चाँद किससे ढकी हुई थी? घुटी हुई चाँद यानी उसके सर पर बाल नहीं थे, उसने मुंडन करवाया था। सही उत्तर है मोटी मैली धोती। मुंडन, क्योंकि वह विधवा थी इसलिए मुंडन हुआ था। अगला प्रश्न है कि लेखिका ने भक्तिन का नामकरण क्या देखकर किया था? सही उत्तर है इसका कंठी माला। अगला प्रश्न, तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध, यह पंक्ति किसने उच्चारित की थी? तो भक्तिन ने ही उच्चारित की थी। लेखिका क्या पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के अंतर पर विचार कर रही थी? सही उत्तर हो जाएगा न्याय सूत्र। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा के तकिए पर कौन सिकुड़ कर सो जाया करती थी? सही उत्तर है गोधूली। गोधूली जो थी उनकी बिल्ली थी। अगला प्रश्न है भक्तिन की विचित्र समझदारी की झलक विद्यमान थी? सही उत्तर हो जाएगा उसकी छोटी आंखों में। अगला प्रश्न, भक्तिन की जेठानियों के बालकों की तुलना किससे की गई है? सही उत्तर है कागभुशुंडी। अगला प्रश्न, भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतों की क्या तस्वीर उभरती है? और सही उत्तर हो जाएगा पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य हैं। भक्तिन किस प्रकार का भोजन बनाती थी? भक्तिन सीधा सरल भोजन बनाती थी। भक्तिन में कौन सा भाव प्रबल था? सही उत्तर हो जाएगा स्वाभिमान का। खोटे सिक्के की टकसाल का क्या अर्थ है? सही उत्तर हो जाएगा कन्याओं को जन्म देने वाली पत्नी। इसमें भक्तिन को खोटा सिक्का कहा गया है, खोटे सिक्के की टकसाल कहा गया है। अगला प्रश्न है कि महादेवी ने लक्ष्मण को भक्तिन कहना क्यों आरंभ कर दिया? लक्ष्मण यानी लक्ष्मी। तो महादेवी वर्मा ने उनको भक्तिन कहना क्यों आरंभ कर दिया था? क्योंकि उसके गले में कंठी माला उन्होंने देखी थी। अगला प्रश्न है कि भक्तिन किसके लिए लड़ाई लड़ती रहती थी? सही उत्तर है जाएगा अपने बेटियों के हक के लिए। भक्तिन महादेवी से कितने वर्ष बड़ी थी? 25 वर्ष बड़ी थी। भक्तिन किसके समान अपनी मालकिन के साथ लगी रहती थी? सही उत्तर हो जाएगा छाया के समान। अगला प्रश्न है कि भक्तिन के सूरवीर पिता किस गांव का रहने वाला था? सही उत्तर हो जाएगा झूंसी का। अगला प्रश्न है कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? सही उत्तर है लक्ष्मी यानी लक्ष्मी। अगला प्रश्न, भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ था? तो उसका विवाह हड़िया गांव में हुआ था। भक्तिन की कितनी जेठानियां थीं? उसकी 2 जेठानियां थीं। भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था? तो 5 वर्ष की आयु में हुआ था। महादेवी ने भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में विभक्त किया है? सही उत्तर है 4 परिच्छेदों में। भक्तिन का नामकरण किसने किया था? महादेवी जी ने ही किया था। ससुराल में भक्तिन के साथ सदैव व्यवहार किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा पति ने। पति उसे बहुत प्यार करता था। सास और जेठानियां भक्तिन के साथ कैसा व्यवहार करती थी? क्रूरतापूर्ण। अगला प्रश्न है कि भक्तिन के ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु पर उसे पुनर्विवाह के लिए क्यों कहा? क्योंकि वे भक्तिन की घर संपत्ति को हथिया सके। अगला प्रश्न है कि हमारा समाज विधवा के साथ कैसा व्यवहार करता है? सही उत्तर हो जाएगा असम्मानपूर्ण। कुछ वन लाइनर प्रश्नों को देखते हैं। इसमें प्रश्न रिपीट भी होंगे पर कोई बात नहीं, ज़्यादा पढ़ने से हमें और जल्दी याद भी होगा। भक्तिन पाठ की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। भक्तिन संस्मरण महादेवी वर्मा के किस कृति में संकलित है? सही उत्तर हो जाएगा स्मृति की रेखाएं। ध्यान दीजिएगा इसकी विधा जो है वह संस्मरण है। भक्तिन किस विधा में लिखा गया है? तो यह आत्म संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। अगला प्रश्न है कि भक्तिन पाठ में मूलतः किन सामाजिक समस्याओं का उल्लेख किया गया है? तो वह है अशिक्षा, अंधविश्वास, विधवा समस्या और लड़के और लड़कियों में भेदभाव। भक्तिन महादेवी वर्मा जी से कितने वर्ष बड़ी थी? 25 वर्ष। भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में विभक्त किया गया है? 4 परिच्छेदों में। भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतों की क्या तस्वीर उभरती है? कि पंचायतें गूंगी हैं, लाचार है और अयोग्य हैं। भक्तिन कौन थी? तो वह महादेवी वर्मा जी की देहाती सेविका थी। अगला प्रश्न है कि भक्तिन का कद व आंखें कैसी थी? सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंखें, छोटा कद। अगला प्रश्न है तुषारपात का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही उत्तर है ओले गिरना। भक्तिन की विशेषताएं बताइए। भक्तिन की विशेषता थी कि वह परिश्रमी थी, स्वाभिमानिनी थी और सेविका भी थी। भक्तिन किस प्रकार का भोजन बनाती थी? सीधा सादा, सरल व सात्विक। उसे किसी अन्य का कहाँ आना पसंद नहीं था? तो अपनी रसोई घर में।
अगला प्रश्न है कि ससुराल में भक्तिन के साथ उसके पति का व्यवहार कैसा था? तो उसके पति का व्यवहार बहुत अच्छा था। भक्तिन घर वालों की उपेक्षा के बाद भी सौभाग्यशाली क्यों थी? क्योंकि उसका पति उसे कभी डांटता या उसके साथ कभी अभद्र व्यवहार नहीं करता था। भक्तिन ने अपने पति को क्या संबोधन किया है? सही उत्तर हो जाएगा बुढ़ऊ। बुढ़ऊ कहती थी वो। अगला प्रश्न है कि भक्तिन लेखिका को बिना बताए घर में बिखरे हुए पैसों को उठाकर कहाँ रख देती थी? और इसका सही उत्तर हो जाएगा भंडार गृह की मटकी में। अगला प्रश्न है किस रहस्य के बारे में पूछे जाने पर वह शास्त्रार्थ की चुनौती दे डालती थी? वह है इधर उधर पड़े पैसों को भंडार गृह की मटकी में रखने के संबंध में। भक्तिन के शास्त्रार्थ की चुनौती स्वीकार करना किसके लिए संभव नहीं था? सही उत्तर हो जाएगा तर्क शिरोमणि के लिए। अगला प्रश्न कि भक्तिन को किस बात का दुख होता था? तो वह था चित्रकला और कविता लिखने के दौरान लेखिका की किसी प्रकार की कोई सहायता न करने का उसे दुख होता था। लेखिका के देर रात तक काम करते वक्त भक्तिन कहाँ बैठी रहती थी? तो वो जमीन में दरी बिछाकर बैठी रहती थी, जमीन पर। लेखिका के देर रात काम करते वक्त भक्तिन उनके सामने बैठकर क्या करती थी? उन्हें क्रियात्मक सहयोग देती थी। लेखिका का भक्तिन के साथ किस प्रकार का संबंध बन गया था? लेखिका ने भक्तिन को अपने ही परिवार का सदस्य मान लिया था। अगला प्रश्न है कि भक्तिन धीरे धीरे लेखिका को किस तरह लगने लगी थी? सही उत्तर हो जाएगा एक अभिभावक की तरह। अजिया ससुर किसे कहते हैं? पति के दादा को। भक्तिन बिना पढ़े ही पढ़ने लिखने की वालों की क्या बन गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा गुरु बन गई थी। अगला प्रश्न है किस बेटी के पति को भक्तिन ने घर का दामाद बनाया था, यानी घर जमाई बनाया था? सही उत्तर हो जाएगा बड़ी बेटी के। अगला प्रश्न है कि भक्तिन के विधवा बेटी के न चाहने पर भी उसका दूसरा विवाह कैसे हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा धोखे से। अब हम महादेवी वर्मा से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे, जैसे इनका जन्म कब हुआ था? 1907 में। कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में। कब हुआ था? 1987 में। महादेवी वर्मा का निधन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद प्रयागराज में। महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? यामा पर। महादेवी वर्मा जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत भारती पुरस्कार मिल चुके हैं। महादेवी वर्मा जी को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो पद्म विभूषण है। महादेवी वर्मा किस युग के 4 स्तंभों में से एक मानी गई हैं? सही उत्तर है छायावाद के। किसे आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? तो वह है महादेवी वर्मा। अब हम बाजार दर्शन पाठ से प्रश्नों को देखेंगे और पहला प्रश्न है बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न मित्र मामूली चीज खरीदने के स्थान पर बहुत सारा सामान खरीदकर क्यों आए? सही उत्तर हो जाएगा पत्नी के कारण। अगला प्रश्न है किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? सही उत्तर है पैसे की गर्मी। फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा गया है? सही उत्तर है संयमी। अगला प्रश्न असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या मनुष्य को क्या बना देते हैं? सही उत्तर है बेकार। अगला प्रश्न है ऊंचे बाजार का आमंत्रण कैसा होता है? सही उत्तर हो जाएगा मूक। अगला प्रश्न किस बाजार में खड़े होकर आदमी को लगता है कि उसके पास काफी नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा चौक में। अगला प्रश्न सजा धजा बाजार क्या करता है? सही उत्तर है आमंत्रित करता है। अगला प्रश्न है लेखक का दूसरा मित्र बाजार से खाली हाथ क्यों आया था? सही उत्तर है वह कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं खरीदा था और खाली हाथ चला आया था। अगला प्रश्न है बाजार में क्या है? सही उत्तर है जादू। अगला प्रश्न बाजार का जादू किसके माध्यम से काम करता है? सही उत्तर हो जाएगा आँख। अगला प्रश्न लू में जाना हो तो क्या पीकर जाना चाहिए? सही उत्तर है पानी। अगला प्रश्न बाजार की असली कृतार्थता किसमें है? सही उत्तर है आवश्यकता के समय काम आना। अगला प्रश्न है कि ठाठ देखकर मन को बंद करना क्या है? सही उत्तर है जड़ता। अगला प्रश्न मन को किसकी छूट नहीं होनी चाहिए? और इसका सही उत्तर हो जाएगा मनमानेपन की। अगला प्रश्न है भगत जी क्या बेचते हैं? और इसका सही उत्तर हो जाएगा चूरन। चूरन बेचते थे। अगला प्रश्न भगत जी चूरन से प्रतिदिन कितने आने कमा लेते थे? सही उत्तर है 6 आने। अगला प्रश्न
लेखक भगत को चूरन बेचते हुए कितने वर्षों से देख रहा था? सही उत्तर है 10 वर्षों से। संयम के तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की क्या प्रमाणित होती है? सही उत्तर हो जाएगा निर्बलता प्रमाणित होती है। बाजार को सार्थकता कैसा व्यक्ति प्रदान करता है? सही उत्तर हो जाएगा जिसे पता है कि उसे क्या खरीदना है। अगला प्रश्न, बाजार का बाजारूपन कौन लोग बढ़ाते हैं? सही उत्तर है कि जिन्हें पता नहीं कि उन्हें क्या खरीदना है। अगला प्रश्न, जैनेंद्र का जन्म किस सन में हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1905 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि जैनेंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर अलीगढ़ में। जैनेंद्र कुमार का निधन किस वर्ष में हुआ था? सही उत्तर 1990 में। भारत सरकार द्वारा जैनेंद्र कुमार को कौन सा सम्मान मिला था? सही उत्तर हो जाएगा पद्म विभूषण। अगला प्रश्न है कि जैनेंद्र कुमार पर किस बात का प्रभाव है? सही उत्तर है गांधीवाद का। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार केवल बाजार का पोषण करने वाला अर्थशास्त्र क्या है? सही उत्तर है अनीति शास्त्र। अगला प्रश्न, धन की ओर कौन झुकता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही उत्तर है निर्बल। अगला प्रश्न, जो लोग बाजारूपन बढ़ाते हैं वे साथ ही साथ अन्य किस दोष को बढ़ाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा कपट को। अगला प्रश्न, किसकी समृद्धि देखकर अपने प्रति हीन भावना पैसे की कौन सी शक्ति है? सही उत्तर हो जाएगा व्यंग शक्ति। अगला प्रश्न है कि लेखक ने बाजार के जादू को किस प्रकार का जादू कहा है? सही उत्तर हो जाएगा रूप का जादू। अगला प्रश्न, चूरन बेचने वाले भगत जी कैसे व्यक्ति हैं? तो वह संतोषी व्यक्ति थे। अगला प्रश्न, चूरन बेचने वाले महानुभाव को लोग किस नाम से पुकारा करते थे? सही उत्तर हो जाएगा भगत जी। अगला प्रश्न, चूरन बेचने वाले ने एक ही दिन में कितने से अधिक धनराशि कभी नहीं कमाई थी? सही उत्तर हो जाएगा 6 आने से। अगला प्रश्न है कि मित्र ने लेखक के सामने अपना क्या फैला दिया था? सही उत्तर है मनी बैग। अगला प्रश्न है कि बाजार दर्शन पाठ में चूरन वाले द्वारा रोजाना 6 आने कमाए जाने का वर्णन लेखक ने किया है। यहाँ 1 आना कितने पैसे के बराबर होता है? और सही उत्तर हो जाएगा 4 पैसे के। अगला प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ में लेखक का मित्र किसके साथ बाजार गया था? सही उत्तर हो जाएगा पत्नी के साथ। अगला प्रश्न है, बाजार दर्शन के लिए पैसा क्या है? सही उत्तर है पावर। पैसा यहाँ पर पावर है। कुछ वन लाइनर प्रश्नों को देखते हैं, जैसे कि इसके लेखक कौन है बाजार दर्शन पाठ के? वह है जैनेंद्र कुमार जी। यह पाठ गद्य लेखन की किस विधा में लिखा गया है? यह एक निबंध है, निबंध विधा में लिखा गया है। बाजार दर्शन का प्रतिपादन क्या है? बाजार के उपयोग का विवेचन करना। अगला प्रश्न है कि बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को लेखक ने क्या नाम दिया है? सही उत्तर है अनीति शास्त्र। लेखक का मित्र किसके साथ बाजार गया? अपनी पत्नी के साथ। लेखक के मित्र ने खरीदारी का श्रेय किसे दिया था? अपनी पत्नी को। और पैसा होता तो और सामान आता। क्या देखकर लेखक के मन में यह बात आई? तो वह मित्र के द्वारा खरीदे गए सामान और मनी बैग को देखकर यह बात आई थी। पैसे की परचेजिंग पावर का प्रयोग में क्या है? पावर का रस। बाजार का क्या काम है? ग्राहकों को आकर्षित करना। बाजार के जादू का प्रभाव कब पड़ता है? जब ग्राहक का मन खाली होता है। न चाहते हुए या जरूरत न होने पर भी कब बाजार से लोग सामान खरीदते हैं? जब मन खाली हो। हमें बाजार कब जाना चाहिए? जब मन खाली न हो। लेखक क्या सलाह देता है? बाजार जाते वक्त मन को बंद रखने की। बाजार को शैतान का जाल किसने कहा है? लेखक के मित्र ने। बाजार क्या देखता है? क्रय शक्ति। बाजारवाद को बढ़ावा कौन देता है? मन का खालीपन। बाजार जाते समय बाजार के जादू के प्रभाव से बचने का सरल उपाय क्या है? मन का खाली न होना। बाजार का आमंत्रण कैसा होता है? वह मूक होता है और चाह जगाने वाला होता है। बाजारूपन से क्या अभिप्राय है? बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना। कौन लोग बाजारूपन को बढ़ाते हैं? तो परचेजिंग पावर वाले लोग या ऐसे लोग जो बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदते हैं। बाजार को सार्थकता कौन देता है? वे जो जानते हैं कि उन्हें क्या खरीदना है, और या ऐसे लोग जो बाजार से जरूरत की चीजें ही खरीदते हैं। लेखक ने किसे पावर कहा है? तो उन्होंने पैसे को पावर कहा है।
बाजार दर्शन पाठ में किसके जादू की बात कही गई है? तो वह बाजार का जादू है। कमजोर इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति किसके जादू से मुक्त नहीं हो सकते? बाजार के जादू से। अब हम कुछ लेखक से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जैसे कि जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म किस सन में हुआ था? तो इनका जन्म 2 जनवरी 1905 को हुआ था। जैनेन्द्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कौड़ियागंज, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। जैनेन्द्र कुमार जी का निधन कब हुआ था? सन 1990 में। जैनेन्द्र कुमार जी पर किस वाद का प्रभाव अधिक था? तो उन पर गांधीवाद का प्रभाव था। जैनेन्द्र कुमार जी को कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था? इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान और पद्म भूषण मिल चुका है। जैनेन्द्र कुमार जी के प्रमुख उपन्यास कौन कौन हैं? सुनीता, त्यागपत्र, परख, मुक्तिबोध और कल्याणी। जैनेन्द्र कुमार जी की प्रमुख कहानी कौन कौन सी है? पाजेब है, खेल है, नीलम देश की राजकुमारी, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य और तत्सत। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र कुमार जी के प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? वह है जड़ की बात, प्रस्तुत प्रश्न, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रिय, सोच विचार और समय और हम। अब हम धर्मवीर भारती के पाठ काले मेघा से प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक कौन है? वह है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के लोग बच्चों की टोली से चिढ़ने वाले लोग उन्हें क्या कहते थे? सही उत्तर हो जाएगा मेढक मंडली। अगला प्रश्न है गगरी फूटी कौन पिपासा? सही उत्तर हो जाएगा बैल, बैल पिपासा, बच्चे गाते हैं इसमें। अगला प्रश्न है बच्चों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की बात कहती थी? सही उत्तर है इंद्र सेना। अगला प्रश्न है जहां जुताई होती थी वहां खेतों की मिट्टी सूख कर क्या हो जाती थी? सही उत्तर है पत्थर। इंद्र सेना किस से लथपथ होकर निकलती थी? सही उत्तर है कीचड़ से। इंद्र सेना का यह कार्य लेखक को क्या लगता है? सही उत्तर हो जाएगा अंधविश्वास। लेखक पर बचपन में किसके संस्कार थे? सही उत्तर हो जाएगा आर्य समाजी। अगला प्रश्न लेखक बचपन में किस सभा का उपमंत्री था? सही उत्तर हो जाएगा कुमार सुधार। अगला प्रश्न लेखक को बचपन में किसका सबसे अधिक प्यार मिला? जीजी का। अगला प्रश्न जन्माष्टमी पर बचपन में लेखक 8 दिनों तक झांकी सजाकर क्या बांटता था? सही उत्तर हो जाएगा पंजीरी। अगला प्रश्न ऋषि मुनियों ने किसे ऊंचा स्थान दिया है? सही उत्तर हो जाएगा दान को। अगला प्रश्न जीजी के लड़के ने किस आंदोलन में पुलिस की लाठियां खाई थी? सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय आंदोलन। अगला प्रश्न जीजी की बातों को कितने वर्षों से अधिक हो चुका है? सही उत्तर है 50। अगला प्रश्न आज के लोगों का लक्ष्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा स्वार्थ सिद्धि। अगला प्रश्न आजकल हम लोग चटकारे लेकर किसकी बातें करते हैं? सही उत्तर हो जाएगा भ्रष्टाचार की। अगला प्रश्न जीजी किन महाराज की बात करती हैं? सही उत्तर है गांधी जी की। अगला प्रश्न हर छठ पर लेखक छोटी रंगीन कुन्हियों में क्या भरता था? सही उत्तर हो जाएगा भूजा, भूजा, जिसको दाना कहते हैं, खाना खाया जाता है उसको। अगला प्रश्न है किला पस्त का क्या अर्थ है? सही उत्तर है हार जाना। अगला प्रश्न वर्षा के बादलों का स्वामी कौन सा देवता माना जाता है? सही उत्तर है इंद्र, इंद्र माने जाते हैं वर्षा के देवता। अगला प्रश्न है कि सतिया किसका चिन्ह होता है? सही उत्तर हो जाएगा स्वास्तिक का। अगला प्रश्न अरवा चावल कैसा होता है? सही उत्तर है धान को बिना उबाले निकाला गया चावल अरवा कहलाता है। अगला प्रश्न धर्मवीर भारती का जन्म किस वर्ष में हुआ था? सही उत्तर है 1926। धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। धर्मवीर भारती का देहांत कब हुआ था? 1997 में। अगला प्रश्न भारत सरकार से धर्मवीर भारती को कौन सा सम्मान मिला? पद्मश्री। धर्मवीर भारती किसके खिलाफ थे? अंधविश्वासों के खिलाफ थे। धर्मवीर भारती किस साप्ताहिक पत्रिका के संपादक थे? सही उत्तर है धर्मयुग। काले मेघा पानी दे किस विधा की रचना है? सही उत्तर है संस्मरण। अगला प्रश्न काले मेघा पानी दे में बच्चे किसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं? वर्षा के लिए। अगला प्रश्न है कि काले मेघा पानी दे में किसके द्वंद्व का सुंदर चित्रण है? सही उत्तर हो जाएगा प्रचलित विश्वास और विज्ञान का। जेठ महीने का सबसे गर्म समय किस नाम से पुकारा जाता है? सही उत्तर है दस्तपा।
अगला प्रश्न है कि देख बिना त्याग के दान नहीं होता कहते हुए दीदी ने लेखक के मुंह में क्या डाला था? सही उत्तर है मठरी। अगला प्रश्न, बारिश के लिए प्रयत्न करने वाली टोली का क्या नाम था? सही उत्तर है इंद्रसेना। अगला प्रश्न, काले मेघा पानी दे पाठ में बोल गंगा मैया की जय पहला नारा कौन लगाता है? सही उत्तर है मेढक मंडली। अगला प्रश्न, जीजी की दृष्टि में किसके बिना दान नहीं होता? सही उत्तर है त्याग के बिना। अगला प्रश्न, धर्मवीर भारती किस संगठन के उपमंत्री थे? सही उत्तर हो जाएगा कुमार सुधार सभा। भारतवासी अंग्रेजों से किस मान्यता के कारण पिछड़ गए? सही उत्तर है अंधविश्वास। अब हम लेखक से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे, जैसे कि धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ था? 1926 में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, जो कि अब प्रयागराज है। धर्मवीर भारती का देहांत किस वर्ष में हुआ था? 1997 में। लेखक की किस कृति को श्रेष्ठ गीति नाट्यों में श्रेष्ठ माना जाता है? सही उत्तर है अंधायुग। धर्मवीर भारती किस साप्ताहिक पत्रिका के संपादक थे? धर्मयुग के थे। धर्मवीर भारती किसके खिलाफ थे? अंधविश्वासों के खिलाफ थे। काले मेघा पानी दे संस्मरण लेखक के जीवन की किस अवस्था से संबंधित है? सही उत्तर है किशोरावस्था। भारत सरकार ने धर्मवीर भारती को कौन सा सम्मान दिया? पद्मश्री। धर्मवीर भारती का कौन सा उपन्यास सर्वाधिक लोकप्रिय रहा? वह था गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती के कौन से उपन्यास पर हिंदी फिल्म बनाई गई? सही उत्तर है सूरज का सातवां घोड़ा। अब हम फणीश्वर नाथ रेणु के पाठ पहलवान की ढोलक से प्रश्नों को देखेंगे, जैसे कि पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। पाठ का प्रारंभ किस ऋतु में होता है? सही उत्तर है जाड़ा। अगला प्रश्न है कि किसकी ठंडी रात थी? सही उत्तर है अमावस की। कौन सी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी? अंधेरी रात। किन का क्रंदन सुनाई दे रहा था? सियारों का। किसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी भरती थी? वह थी पहलवान की ढोलक। पहलवान का नाम क्या था? लुट्टन सिंह। लुट्टन सिंह पहलवान किस उम्र में अनाथ हो गया था? 9 वर्ष की उम्र में। शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध पहलवान का नाम क्या था? तो चांद सिंह था। पिछली वीडियो में मुझसे गलती हो गई थी, उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी कहती हूँ। पहलवान शेर के बच्चे का नाम जो था वो चांद सिंह को कहा जाता था, शेर का बच्चा। चांद सिंह के गुरु का क्या नाम था? उनके गुरु का नाम था बादल सिंह। चांद सिंह कहाँ से आया था? सही उत्तर है पंजाब से। अगला प्रश्न है लुट्टन सिंह ने चांद सिंह पहलवान को कहाँ के दंगल में हराया था? सही उत्तर है श्यामनगर। लुट्टन सिंह ने दूसरे किस नामी पहलवान को पटक कर हरा दिया था? सही उत्तर है काला खां को। लुट्टन सिंह के सिर पर कसरत की धुन क्यों सवार हुई? क्योंकि शरीर को मजबूत बनाने के लिए। लुट्टन के कितने पुत्र थे? सही उत्तर है 2 पुत्र थे। राज दरबार से निकाले जाने पर पहलवान क्या करने लगा? गांव के युवकों को कुश्ती सिखाने लगा था, जो कि ज्यादा दिन चला नहीं था। पहलवान के दोनों लड़के क्या करने लगे थे? मजदूरी। लुट्टन दोनों बेटों की मृत्यु किससे हुई थी? तो मलेरिया और हैजे से हुई थी। और जिस दिन मृत्यु हुई थी उस दिन भी ये ढोलक बजा रहा था। लोगों के अनुसार पहलवान का कलेजा कितने हाथ का था? 1.5 हाथ का। लुट्टन सिंह दंगल देखने कहाँ गया था? तो वह गया था श्यामनगर में। अगला प्रश्न है कितने वर्ष पहलवान अजेय रहा? सही उत्तर है 15। अगला प्रश्न, जीते रहो बहादुर तुमने मिट्टी की लाज रख ली, यह कथन किसका है? तो यह राजा साहब का कथन था। अगला प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस वर्ष में हुआ था? सही उत्तर है 1921 में। फणीश्वर नाथ रेणु की मृत्यु कब हुई थी? 1977 में। इनका निधन कहाँ पर हुआ था? तो उनका निधन पटना में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? मैला आंचल है। मैला आंचल कैसा उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास है। रात्रि के वातावरण को किसकी डरावनी आवाज भयानक बना देती थी? सही उत्तर है पेचक की। अगला प्रश्न, लुट्टन पहलवान के होल इंडिया की सीमा कहाँ तक होती थी? सही उत्तर है जिले तक। अगला प्रश्न, लुट्टन को पाल पोस कर किसने बड़ा किया था? सही उत्तर है उसकी सास ने। अगला प्रश्न, राजमत बहुमत किस पहलवान के पक्ष में था? चांद सिंह के। शेर के बच्चे के गुरु का क्या नाम था? तो वो थे बादल सिंह। चांद सिंह किसकी तरह लुट्टन पर टूट पड़ता था? बाज की तरह। अगला प्रश्न है कि लुट्टन जवानी में अपने दोनों हाथों को दोनों ओर कितने डिग्री की दूरी पर फैलाकर चलता था? सही उत्तर हो जाएगा 45 डिग्री पर। काला खां क्या कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूट पड़ता था? सही उत्तर हो जाएगा आ ली।
अगला प्रश्न है कि लुट्टन पहलवान और दोनों भावी भावी पहलवानों का दैनिक भोजन नाम सुनते ही राजकुमार ने क्या कहा था? ट्रेरिबुल। अगला प्रश्न, पूरे गांव में मलेरिया और हैजे का प्रकोप किस मौसम में फैला था? सर्दी के मौसम में। दंगल का आयोजन का स्थल कहाँ था? श्यामनगर में। चांद सिंह की हार से सबसे दुखी कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा इसका पंजाबी। पंजाबी सबसे ज्यादा दुखी थे। अब हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के पाठ सीरीज के फूल से प्रश्नों को देखेंगे। लेखक ने सीरीज के फूल की तुलना किसके साथ की है? अवधूत के साथ। सीरीज के फूल के रचयिता का नाम क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आरगवध किस पेड़ का नाम है? सही उत्तर है अमलतास का। अमलतास कितने दिनों के लिए फूलता है? 15 से 20 दिन के लिए। किस ऋतु के आने पर सीरीज लहक उठता है? सही उत्तर है बसंत ऋतु। किस महीने तक सीरीज के फूल मस्त बने रहते हैं? आषाढ़ तक। सीरीज की डालें कैसे होती हैं? कैसी होती हैं? कमजोर होती हैं। द्विवेदी जी ने सीरीज के फूल नामक पाठ में संस्कृत के किस महान कवि का उल्लेख किया है? सही उत्तर है कालिदास। धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा जो बरा सो बुताना। कवि कथन किस कवि का है? सही उत्तर है तुलसीदास का। कौन सपासप कोड़े चला रहा है? सही उत्तर है महाकाल देवता। सीरीज का वृक्ष कहाँ से अपना रस खींचता है? वायुमंडल से। अगला प्रश्न है मेघदूत किस कवि की रचना है? तो कालिदास की रचना है। कणाट राजा की कन्या का क्या नाम था? सही उत्तर है विज्जिका देवी। अगला प्रश्न, लेखक ने कबीर के अतिरिक्त किस कवि को अनासक्त योगी कहा है? सही उत्तर हो जाएगा कालिदास को। इक्षुदंड किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गन्ने के लिए। गन्ने को कहते हैं इक्षुदंड संस्कृत में। अगला प्रश्न है कि अंत में लेखक ने सीरीज की तुलना किसके साथ की है? सही उत्तर है महात्मा गांधी के साथ। अब हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पाठ से प्रश्नों को देखेंगे और पहला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? वह हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? उनका नाम था रामजी सकपाल। अगला प्रश्न, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? सही उत्तर हो जाएगा श्रम विभाजन को। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों सही हो जाएगा कारण बनी हुई है। मूक नायक क्या है? मूक नायक एक पत्रिका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? सही उत्तर है 1956 में दिल्ली में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? सही उत्तर है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? तो वो है भीमराव अंबेडकर की। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? वह है श्रम विभाजन। अगला प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो वो न्यूयॉर्क गए थे। अगला प्रश्न है कि अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? तो वो थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, ये तीनों थे उनके लिए प्रेरक व्यक्ति। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? सही उत्तर है 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? यह एक निबंध है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अंबेडकर की है? तो ये सभी रचनाएं अंबेडकर की हैं। द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर दे और हु आर सुधराज, ये सभी रचनाएं अंबेडकर जी की हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो वह भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला प्रश्न है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया है? तो उनका नाम है ललई सिंह यादव। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। अगला प्रश्न, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो उनका जन्म दलित परिवार में हुआ था। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? तो जातिवाद में दिखाई देती है। डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? तो उनका नाम था भीमा बाई। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? 1916 में। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अगला प्रश्न है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? और इसका सही उत्तर है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व हो।
लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? सही उत्तर है जाति प्रथा को। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो यह भीमराव अंबेडकर की रचना है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था महू, मध्य प्रदेश में। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? सही उत्तर है बहिष्कृत भारत। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर को। कुछ अन्य प्रश्न है जैसे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? वह भीमराव अंबेडकर हैं। प्राचीन काल में भारतीय समाज कितने वर्गों में बटा था? 4 वर्गों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बाबा साहब का आदर्श समाज किस पर आधारित था? स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी के लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। आराम से एकदम विचार करके परीक्षा दीजिएगा, बिना घबराए अपनी परीक्षा को दीजिएगा। धन्यवाद।